हेलो बच्चा पार्टी, मैं हूं प्रशांत पाठक और आपका मैं वापस से स्वागत करता हूं रोशन साह स्टडी पॉइंट पे। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हम लगातार क्लास 11th के टर्म 1 के लिए वीडियो बना रहे हैं और उसी सीरीज में ये है आपके लिए मांग की कीमत लोच। आपने लास्ट वीडियो में मांग डिमांड को पूरा किया था और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मांग की कीमत लोच। हम बात करेंगे कि मांग की कीमत लोच क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसमें किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका आना ही आना है। तो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हम इसकी डेफिनेशन से कि भाई मांग की कीमत लोच कहते किसको है, क्या होता है मांग की कीमत लोच, मतलब कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। देखो, बहुत सीधी सी बात है। आप सबको पता है कि डिमांड को इफेक्ट करने वाले कई सारे न्यूमेरिकल फैक्टर हैं, कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जो संख्या के रूप में है और डिमांड को इफेक्ट करते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, 3 चीजें हैं ऐसी। एक है वस्तु की खुद की कीमत, एक है संबंधित वस्तु की कीमत और एक है उपभोक्ता की आय। ये तीनों चीज संख्या में है और उपभोक्ता के वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। तो अगर इन तीनों में से किसी भी एक चीज में परिवर्तन आया और उस परिवर्तन की वजह से, उस चेंज की वजह से डिमांड में चेंज आया, तो इन्हीं दोनों के रिलेशन को, संबंध को हम मांग की लोच बोलते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है। मैंने अभी आपसे मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात नहीं की है। अभी बात किसकी हुई है कि मांग की लोच क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। देखो, मांग की लोच से अभिप्राय वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले किसी भी कारक में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से है। बात को समझिए कि डिमांड को इफेक्ट डालने वाला कोई भी फैक्टर जो नंबर में होगा, जो संख्या में होगा, जब उसमें प्रतिशत परिवर्तन होगा, उसमें जब परसेंटेज चेंज आएगा, तो उसकी वजह से जो मांग में प्रतिशत परिवर्तन आया है, इन दोनों के संबंध को मांग की लोच कहते हैं। तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच के प्रकार कितने हैं, टाइप्स कितने हैं। तो 3 प्रकार का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकता है। देखो, पहला है कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच। इसमें क्या है, अगर कीमत में प्रतिशत परिवर्तन आया, प्रतिशत परिवर्तन समझते हो ना आप, परसेंटेज चेंज। जैसे मैं कहता हूं कि प्राइस पहले 10 रुपए का था, अब 5 का हो गया, तो जरा निकालो परसेंटेज चेंज। देखो इसमें कितना चेंज आया, 5 का चेंज आया। पहले प्राइस क्या था, 10 था, इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा आपका 50%। तो जब प्राइस में 50% का चेंज आया तो इसकी वजह से डिमांड में भी चेंज आया होगा। तो इन दोनों के संबंध को हम क्या बोलेंगे, मांग की कीमत लोच। ऐसे ही मांग की तिरछी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आप सबको पता है। और रिलेटिव गुड, संबंधित वस्तु, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, अगर इनका प्राइस चेंज हो गया और इसके चेंज होने की वजह से किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, किसी गुड्स की डिमांड पे, किसी वस्तु की मांग पे, तो ये कैसा लोच कहलाएगा, ये है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी। और तीसरा है मांग की आय लोच, मतलब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या मतलब है, इसमें यह है कि अगर कंज्यूमर की इनकम में परसेंटेज चेंज आया तो उसकी वजह से डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, इन दोनों का रेशियो। तो आपको मैं बता दूं कि आपकी जो डिटेल स्टडी है वो सिर्फ एक पे ही है, मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन दोनों के बारे में आपको कोई डिटेल स्टडी नहीं करनी है, बस मैंने आपको समझाने के लिए मीनिंग बता दिया है। देखो क्या लिखा है, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय दी गई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। किसमें, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, मतलब कि कमोडिटी के प्राइस में परसेंटेज चेंज और उसकी वजह से किसमें, वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन के संबंध से है। अगर परसेंटेज चेंज आया किसमें, प्राइस में, और इसकी वजह से परसेंटेज चेंज आया किसमें, डिमांड में, तो इन दोनों के रिलेशन को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। सेम इसी तरीके से आगे देखो क्या है आपके पास, मांग की तिरछी लोच क्या है। तो मांग की तिरछी लोच से अभिप्राय एक वस्तु की संबंधित वस्तु, मतलब 2 होते हैं संबंधित, आप सबको पता है, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, और इसका असर किस पे, तो वस्तु की मांग में। अगर रिलेटिव गुड्स का प्राइस बदल रहा है और इसकी वजह से किसी चीज की डिमांड बदल रही है, तो दोनों के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस डिमांड, तिरछा मांग। और फिर मांग की आय लोच, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाला हूं, कि अगर उपभोक्ता की आय बदल रही है, कंज्यूमर की इनकम बदल रही है और इस वजह से डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो है आय लोच। तो आप ध्यान दो, ये दोनों पॉइंट के बारे में आप कुछ डिटेल नहीं पढ़ने वाले हो, जो डिटेल स्टडी होगी वो इस पॉइंट की होगी, स्क्रीनशॉट आप कर लो।
चले क्लास आगे, चलो देखो क्या है आगे। आगे है आपके पास मांग की लोच को मापने की विधि। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम जो डिटेल स्टडी करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, मांग की कीमत लोच। और जब बात आती है कीमत लोच की, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो टोटल वैसे 8 मेथड है। हमें सिर्फ यहाँ पे नाम 2 के लिखे हुए हैं, इसको भी आप हटा ही दो। हमें सिर्फ जो डिटेल स्टडी करनी है वो सिर्फ एक की करनी है, किसकी, प्रतिशत विधि, परसेंटेज मेथड। क्या कहता है परसेंटेज मेथड, आप एक तो ये क्लियर करो कि आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की बस कीमत लोच आपको पढ़नी है कि भैया किसी वस्तु की कीमत में अगर प्रतिशत परिवर्तन आया तो उसकी वजह से उसकी मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा, दोनों का अनुपात, बस आपको इतना पढ़ना है। और ये प्रतिशत विधि क्या कहता है, क्या है परसेंटेज मेथड, बहुत सीधी सी बात है। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इस विधि के अनुसार लोच को मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात के रूप में मापा जाता है। इलास्टिसिटी को कैसे मेजर करते हैं, रेशियो, अनुपात निकालते हैं, किस किस का, तो कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन आया उसे नीचे डालते हैं, प्राइस में परसेंटेज चेंज को नीचे, और इसकी वजह से मांगी गई मात्रा है ना, डिमांड की गई क्वांटिटी में जो चेंज आया उसे ऊपर डालते हैं। अगली बात आपको ध्यान रखना है, मांग की लोच को ईडी से इंडिकेट करते हैं। एक बात और ध्यान रखना है आपको, इस फॉर्मूले के साथ माइनस का साइन होता है, क्योंकि देखो बच्चा आप जो ये पढ़ रहे हो क्या है, ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच। और डिमांड में आप सबने पढ़ा था कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होता है और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ता है, मतलब प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो इसलिए जब भी मांग की लोच का फॉर्मूला लिखा जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लिखा जाएगा, तो फॉर्मूले के साथ माइनस का साइन जरूर आएगा। और बेटा एग्जाम का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन भी है ये कि बताओ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच के फॉर्मूले के साथ माइनस का साइन क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। और फॉर्मूला आपने देखा, जो ये फॉर्मूला है वही डेफिनेशन भी है। अगर कोई मुझे कहता है व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच क्या है, तो मैं उसे कहता हूं इट रेफर्स टू रेशियो, यह एक अनुपात है, किसका, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस का, किसके साथ, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड के साथ। कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन आया उसका अनुपात किसके साथ, मांगी गई मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन आया। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो, इस फॉर्मूले के बारे में और आगे समझते हैं। ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। देखो बच्चा, अब ये जो परसेंटेज चेंज वाली मैं बात कह रहा था, आप कैसे निकालोगे, देखो किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, सबसे पहली चीज आपको उसका चेंज लेना है कि उसमें कितना परिवर्तन आया, और डिवाइड में क्या डालना है कि प्रारंभिक क्या था, कीमत या मात्रा जो भी, और इनटू में 100। ये देखो, ये है मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को निकालने का फॉर्मूला जो आपको ऊपर रखना होता है, और ये है आपके पास कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को निकालने का फॉर्मूला जिसको आपको बटे में रखना है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, आप ज्यादा अच्छे से समझोगे। सपोज करो प्राइस डिमांड, सपोज करो आइसक्रीम का प्राइस 5 रुपए का था, तो कंज्यूमर 10 यूनिट खरीदता था, 10 इकाइयां खरीदता था, और अब आइसक्रीम 10 रुपए की हो गई तो अब कंज्यूमर 5 खरीद रहा है। तो पहले आप ये क्लियर करिए कि जो पहले प्राइस था उसको हम पी बोल देते हैं, जो बाद में प्राइस हो गया उसको हम बोल देते हैं सपोज करो P1। ठीक है, पहले P था अब क्या हो गया P1। ऐसे जो पहले मात्रा थी उसको Q बोल दिया हमने, और बाद में जो मात्रा है उसको हमने बोल दिया Q1। ठीक है, अब फॉर्मूले के हिसाब से देखो क्या है, अगर आपको मात्रा में परिवर्तन, पहले क्या करना है, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है ना, तो ऊपर निकालना होगा डेल्टा Q, मात्रा में परिवर्तन कैसे निकालते हैं डेल्टा Q। देखो क्या लिखा है, Q1 माइनस Q। बताओ मुझे, Q1 क्या है हमारे पास 5, और Q क्या है हमारे पास, हमारे एग्जांपल में 10, तो मात्रा में परिवर्तन कितना आ गया, -5, है ना। अब अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो क्या कह रहा है फॉर्मूला कि भैया जितना क्वांटिटी में चेंज है उससे आप ऊपर रखो, जरा रखो, बताओ मुझे मात्रा में कितना चेंज आया, -5, है ना, अपॉन में आरंभिक मात्रा, शुरू में क्वांटिटी कितनी थी, आप बताइए कितनी थी शुरू में 10, और इनटू में क्या डालना है आपको 100। तो यहां से आपको पता चल गया कि आपकी मात्रा 50% से गिरने वाली है
है ना, मात्रा कितनी से कम हो गई, डिमांड कितने से कम हो गई, 50%। तो अब अगर डिमांड 50% कम हुई है तो पक्की बात है ये क्यों हुआ होगा, क्योंकि प्राइस बढ़ा होगा। अब आपको निकालना है प्राइस में कितना चेंज आया, जरा देखो क्या है फॉर्मूला। सबसे पहले आपको डेल्टा पी निकालना है, P1 माइनस पी। बताइए मुझे P1 क्या है, मेरे एग्जांपल में 10 है P1 और पहले प्राइस क्या था, 5 था पहले प्राइस, तो डेल्टा P, डेल्टा मतलब बेटा चेंज, परिवर्तन, है ना। P में परिवर्तन कितने का आ गया, 5 का। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, कीमत में परिवर्तन बटे में आरंभिक कीमत गुना में 100। आ जाओ देखो, कीमत में परिवर्तन 5, आरंभिक कीमत, शुरू में प्राइस क्या था, शुरू में प्राइस था 5, इनटू में 100, तो कितना परसेंट, 100%। मतलब ये कि 100% से जब प्राइस बढ़ा तो इस वजह से हमारी डिमांड 50% से कम हो गई। अब इन दोनों बातों को फॉर्मूले में डाल दो, देखो क्या है फॉर्मूला, ईडी इज इक्वल टू, ईडी इज इक्वल टू फॉर्मूले में माइनस, फॉर्मूले में माइनस क्या बता रहा है, फॉर्मूले में माइनस बता रहा है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। और ऊपर क्या डालना है, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। मुझे बताए कोई कि मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन आया, माइनस का 50%। अपॉन में क्या डालना है, कीमत में परिवर्तन कितना आया, 100%। ये माइनस इसको कैंसिल कर देगा और 50 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.5 आएगा। तो मतलब आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गया 0.5। बच्चे याद रखना, कभी भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर लिखा जाएगा तो साथ में ब्रैकेट में माइनस का साइन डाल के लिखेंगे। और क्यों लिखेंगे, तो जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बता रहा है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है। दोनों में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। तो इसलिए आपको आंसर के साथ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आंसर के साथ माइनस का साइन लगाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सबको समझ में आया। तो अगर आज के बाद कोई कहता है व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आप बताएं कि जब डिमांड को असर डालने वाला कोई भी फैक्टर चेंज होगा तो उस चेंज की वजह से डिमांड में जो चेंज आया, दोनों के रिलेशन को, हम दोनों के संबंध को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। कितने टाइप का हो सकता है, 3, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम, कीमत लोच, तिरछी लोच, आई लोच। हमें किसके बारे में पढ़ना था, हमें पढ़ना था प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में। और कौन से मेथड से, तो परसेंटेज मेथड से। क्या कहता है परसेंटेज मेथड, कि भैया रेशियो निकाल लो, किसका, रेशियो, अनुपात, किसका, परसेंटेज चेंज इन डिमांड का ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। कि भाई डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आया प्राइस में परसेंटेज चेंज की वजह से। तो मेरे इस एग्जांपल में प्राइस में कितना चेंज आया था, 100%, और डिमांड में कितना आया था, 50%। जैसे ही हमने दोनों का रेशियो निकाला तो 0.5 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गया। कर लो बच्चा इसका स्क्रीनशॉट। पक्की बात है 100% है, 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे आना ही आना है आपके एग्जाम में। कर लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। अगर बच्चा किसी को भी समझते हुए कोई भी प्रॉब्लम रह जाए तो प्लीज मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और एक और चीज कि इस पे अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, 3-4 क्वेश्चन है हमारे पास, इस पे हम करने वाले हैं। और एक समस्या और खत्म कर देता हूं, कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा लगता है तो एक दूसरा फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं। ईडी इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला हमारा, ईडी इज इक्वल टू, पहले तो माइनस का साइन, ऊपर क्या रखा आपने, डेल्टा क्यू अपॉन Q1 इंटू 100। नीचे क्या रखा आपने, Q1 नहीं बोलता मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, ईडी इज इक्वल टू माइनस का साइन डेल्टा क्यू अपॉन में Q इंटू 100, अपॉन में आ जाओ डेल्टा P अपॉन में P इंटू 100, है ना। और डेल्टा क्यू डेल्टा पी कैसे निकाल रहे हो आपने देख लिया ना। तो कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर ये फॉर्मूला तो बड़ा है, हमें ये याद नहीं रखना। तो बेटा 100 से 100 कैंसिल हो गया आपका, और आप ये देखो P का मल्टीप्लाई इधर और इसका यहां पे, तो ये क्या बन गया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P अपॉन Q, और साथ में माइनस का साइन। तो अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूले से अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है क्वांटिटी में चेंज, ये है प्राइस में चेंज, और ये है इनिशियल प्राइस, प्रारंभिक कीमत, और ये है प्रारंभिक मात्रा। तो अगर आपको लगता है कि ये फॉर्मूला लिखना है तो आप इसे भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। चलो अब आगे,
अब आगे है मांग के लोच की श्रेणियां, मतलब कि कितने टाइप का होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बच्चों ये देखो टोटल 5 टाइप का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, एक एक करके देखते चलना। सबसे पहला जो टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मांग के लोच की जो सबसे पहली प्रकार है, उसका नाम है पूर्णतः लोचदार मांग, मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। बेटा सीधा आप देखिए इसकी खास बात क्या है। इसकी खास बात यह है कि कीमत स्थिर रहेगी। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः लोचदार मांग, इसकी खास बात की कीमत स्थिर रहेगी और स्थिर कीमत पर ही कभी मात्रा बढ़ जाएगी, कभी मात्रा घट जाएगी। कहने का मतलब कि कीमत के परिवर्तन हुए बिना अगर कभी मांग में परिवर्तन आ रहा है तो आप समझ जाइए कि उस वस्तु की मांग क्या है, उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। और बेटा इस केस में जब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डायग्राम बनाओगे, डिमांड का डायग्राम, तो आप देखो प्राइस तो फिक्स है, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हुआ। पहले इसी कीमत पर, इसी प्राइस पे पहले कितना बिकता था बेटा, 200 बिकता था, ठीक है। उसी प्राइस पे डिमांड घट के कितना हो गया, 100। उसी प्राइस पे डिमांड बढ़ के कितना हो गया, 300। मतलब सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ और घट रहा है, तो यह है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः लोचदार मांग। और सबसे बड़ी बात कि ये एक काल्पनिक स्थिति है। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी सिचुएशन है, एक्चुअल सिचुएशन ये नहीं है। तो ये पहला टाइप है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। याद रखना, कोई कह दे कि क्या है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, तो बता देना एक ऐसी सिचुएशन जब प्राइस कांस्टेंट होने पर, कांस्टेंट प्राइस पर ही डिमांड बार बार फ्लक्चुएट होता है, मतलब परिवर्तित होता है। इस केस में मांग वक्र कैसा बनता है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समांतर बनता है, इस तरीके का बनता है डिमांड कर्व इस सिचुएशन में। और क्या ये एक वास्तविक स्थिति है, तो बता देना नहीं, यह एक काल्पनिक स्थिति है। चलो ठीक है, यहां तक सबको ये पहला है, पहला टाइप है, स्क्रीनशॉट करो। चलो दूसरे पे ले चलते हैं हम आपको। दूसरा है आपके पास पूर्णतः बेलोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है, काल्पनिक स्थिति है, ये भी वास्तविक स्थिति नहीं है। इसका नाम है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इस बार क्या है, इस बार प्राइस लगातार चेंज हो रहा है, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, और डिमांड कह रहा है भाई मैं नहीं बदलूंगा, मैं लगातार फिक्स रहने वाला हूं। मतलब प्राइस के बदलने पर भी डिमांड नहीं बदल रहा, तो मतलब डिमांड पक्का ढीठ है। तो हम बोलेंगे कि डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक है, पूर्णतः बेलोचदार है। प्राइस की कोशिश के बाद भी वो चेंज नहीं हो रहा। ये देखो डिमांड फिक्स है 100 पे, प्राइस पहले क्या था, प्राइस पहले 30 था, बढ़ के प्राइस कितना हो गया, 40 हो गया, घट के प्राइस कितना हो गया, 20 हो गया, लेकिन तो भी डिमांड नहीं हिल रहा है। याद रखे इस केस में डिमांड कर्व कैसा बनता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और हाँ एक और चीज, परफेक्टली इनइलास्टिक को आप ईडी बराबर 0 से इंडिकेट करते हो, ईडी बराबर 0। और जो पिछला था परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः लोचदार, उसको डिफाइन किससे करते थे, ईडी बराबर इन्फिनाइट, है ना, अपरिभाषित। ईडी बराबर अपरिभाषित, इन्फिनाइट, मतलब कि ईडी की वैल्यू लगातार सेम प्राइस पे बदल रही है। इसमें डायग्राम कैसा बनाया था आपने, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समांतर। और ये वाला परफेक्टली इनइलास्टिक, पूर्णतः बेलोचदार, इसमें हमारा ईडी क्या है, इसमें हमारा ईडी 0 है। और इस बार डायग्राम कैसा बनता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। बताइए क्या ये दोनों केस ठीक है। और ये देखो लिखा है कि यह भी एक काल्पनिक स्थिति है, यह भी एक वास्तविक स्थिति नहीं है। तो दो टाइप आपने पढ़े, एक पढ़ा परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, दोनों काल्पनिक है। अलग बात क्या है, जब पूर्णतः लोचदार है तो मतलब सेम कीमत पर मांग बार बार बढ़ रही है, घट रही है। पूर्णतः बेलोचदार है तो कीमत के बदलने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। पूर्णतः लोचदार का डायग्राम कैसा था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और बेलोचदार का कैसा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। कर लीजिए स्क्रीनशॉट दूसरे को भी। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या है, देखो अधिक लोचदार मांग, हाईली इलास्टिक डिमांड। क्या होता है हाईली इलास्टिक डिमांड, ये देखो ये होता है हाईली इलास्टिक डिमांड। सबसे पहली बात तो आप ये समझें कि हाईली इलास्टिक डिमांड को हम ईडी ग्रेटर देन 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या खास बात है इसकी, खास बात यह है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से ज्यादा मांग में प्रतिशत परिवर्तन होगा। जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आया है उससे ज्यादा परसेंटेज चेंज डिमांड में आएगा। मैं दिखाता हूं आपको, यहां पे देखो आप, डेल्टा पी कितना है, डेल्टा पी
अपॉन P इंटू 100, यही था ना। और डेल्टा P कैसे निकालते थे, P1 माइनस P, तो ये है P1, ये P है आपका, और ये दूसरे वाला आपका P1 है ना। आप देखो जरा, 10 माइनस 20 क्या आ गया, -10 अपॉन में 20 ओपनिंग वाला P1 इंटू में 100, तो ये आपका आ गया कितना परसेंट, माइनस का 100%, कि भाई प्राइस 100% से घट गया। एक बार डिमांड को देखो कि ये कितने से बढ़ा, कितने का चेंज आया, 100 अपॉन में क्या था, ये 100 का चेंज आया ना आपका। बच्चे यहाँ पे बटे में 20 है, ये आपका 50% आ जाएगा, सॉरी -50%, ठीक है। और ये देखो इधर चेंज कितने का है, 100 अपॉन में Q क्या था, Q 100 इंटू में 100, ठीक है, परसेंटेज वाला 100, तो ये कितना आ गया 100%। आप जरा नोटिस करो, प्राइस में जो चेंज आया उससे ज्यादा चेंज किस में आया है, डिमांड में आया है। अब अगर आप इसका अनुपात निकालते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद है, तो ऊपर हम रखते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, नीचे रखते हैं कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, आंसर काट के 2 आएगा जो 1 से बड़ा है, तो इसलिए हम कहते हैं ईडी ग्रेटर देन 1। कहीं भी बात आ जाए इलास्टिक डिमांड की, इलास्टिक लोचदार मांग की, तो आप बताओगे इसको हम इंडिकेट किससे करते हैं, ईडी ग्रेटर देन 1 से इंडिकेट करते हैं। और इसकी खास बात क्या है, खास बात यह है कि प्राइस के परसेंटेज चेंज से ज्यादा परसेंटेज चेंज किसमें आएगा, डिमांड में आएगा। आप एक बार डायग्राम देखो, डायग्राम में देखो हमने क्या दिखाया कि ये प्राइस था, ये डिमांड थी, फिर देखो प्राइस कम हो गया। प्राइस कितना कम हुआ नोटिस करना, इतना प्राइस हमने कम कर दिया, और जैसे ही प्राइस कम हुआ तो हमने डिमांड को बढ़ा दिया। और जरा नोटिस करो कि डिमांड को हमने कितना ज्यादा बढ़ाया, साफ दिख रहा है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस कम है। मेरे इस एग्जांपल में सिर्फ कितना था प्राइस में परसेंटेज चेंज, 50%, लेकिन डिमांड में परसेंटेज चेंज कितना है, 100%। तो इस तरीके से जब आप इलास्टिसिटी निकालोगे जिसमें प्राइस में कम और डिमांड में ज्यादा चेंज होता है, तो उस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक डिमांड, लोचदार मांग, क्योंकि कीमत से ज्यादा परिवर्तन किसमें है, मांग में। और इंडिकेट किससे करते हैं, ईडी ग्रेटर देन 1 से। और खास बात ध्यान रखनी है कि ये जो डिमांड कर्व होता है वो ज्यादा स्टीपर होता है, ज्यादा स्टीपर मतलब कि ज्यादा, आप बोल दोगे ज्यादा चपटा होता है, हिंदी ज्यादा चपटा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट कर लो, ये तीसरा टाइप था, अधिक लोचदार मांग, हाईली इलास्टिक। कैसे इंडिकेट किया हमने, ईडी ग्रेटर देन 1 से। अब चौथे पे चलते हैं, कर लो स्क्रीनशॉट बच्चों। चौथा है आपके पास कम लोचदार मांग, लेस इलास्टिक डिमांड। इस बार क्या होने वाला है, आप समझ जाओ इस बार क्या होने वाला है। इस बार हम ईडी लेस देन 1 बताने वाले हैं। क्यों सर, क्यों लेस देन 1, क्यों? आप देखो इधर प्राइस में देखो कितने का चेंज आया, 10 का चेंज आया, अपॉन में पहले प्राइस क्या था 20 इंटू 100, तो 50% का चेंज प्राइस में है, -50 का। और इधर डिमांड का चेंज देखो भाई जरा, डिमांड का चेंज कितना आया है, 20 का चेंज आया है, अपॉन में पहले क्या था 100 इंटू 100, तो डिमांड में कितने का चेंज आया, 20%। प्राइस में 50%, डिमांड में 20%। अगर आप इलास्टिसिटी निकाल के देखते हो तो क्या था फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। यहाँ पे माइनस, ये फॉर्मूले वाला माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो 2/5 0.4 है ना, 0.4। तो आंसर क्या है, 1 से कम है, और इसलिए हमने नाम क्या दे दिया इसका, कम लोचदार, लेस इलास्टिक डिमांड। तो याद रखें, कभी भी अगर ऐसा हो रहा है कि प्राइस में परसेंटेज चेंज ज्यादा है और डिमांड में परसेंटेज चेंज थोड़ा सा हो रहा है, तो आंसर डिवाइड होके 1 से कम आएगा, तो इसलिए हम उसे कम लोचदार, लेस इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। एक बार डायग्राम की तरफ देखो, पहले प्राइस P था, क्वांटिटी क्या थी Q, फिर हमने प्राइस को कम किया, देखो कितना ज्यादा कम किया हमने प्राइस को, है ना। और इसकी वजह से डिमांड बढ़ा, लेकिन बहुत 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 थोड़ा सा बढ़ा, है ना। तो ये है हमारा डिमांड कर्व इस बार। आप पिछले डिमांड कर्व और इसमें फर्क देखो, देखो पिछली बार डिमांड कर्व मोर फ्लैटर था, मोर फ्लैटर, अधिक चपटा था, और इस बार डिमांड कर्व कैसा है, फ्लैटर नहीं है, स्टीपर है, स्टीपर मतलब खड़ा, ठीक है। तो जब हाईली इलास्टिक होता है, हाईली इलास्टिक, तो डिमांड कर्व कैसा होता है, फ्लैटर होता है, चपटा। और जब लेस इलास्टिक होता है तो डिमांड कर्व कैसा होता है, स्टीपर, खड़ा। ये डिफरेंस आपको जरूर पता होना चाहिए दोनों में, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट कर लेना, ये चौथा टाइप था। 5वें टाइप पे हम जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लो क्लास।
चलो जी, चलो चलो चलो, पांचवा टाइप है इकाई लोचदार मांग, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आप समझदार हो तो आप समझ गए हो कि मैं क्या कहने वाला हूं। इस बार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम रिप्रेजेंट करेंगे यूनिटरी, मतलब ईडी बराबर 1। अब आप बताइए 1 आएगा कब? जब दोनों में, प्राइस और डिमांड दोनों में परसेंटेज चेंज सेम आए। यहां पे आप देखो 10/20 इंटू 100, 50% का चेंज है प्राइस में, प्राइस 50% से गिर गया है। और यहां पे आप देखो 50/100 इंटू में 100, मतलब यहां पे डिमांड भी कितने से बढ़ी है? करेक्ट, 50% से डिमांड बढ़ी है। प्राइस 50% से कम हुआ, डिमांड 50% से बढ़ गई। अगर आप इसका इलास्टिसिटी निकालते हैं, अगर आप इसकी ईडी निकालते हैं, तो आप देखिए जरा क्या है, डिमांड में 50% का इंक्रीमेंट है, प्राइस में 50% की कमी है, दोनों एक दूसरे को माइनस काट देंगे, आंसर ईडी बराबर क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यूनिटरी इलास्टिसिटी है, एक के बराबर, इकाई के बराबर लोच है, क्योंकि प्राइस और डिमांड दोनों में परसेंटेज चेंज सेम आएगा। स्क्रीनशॉट करिए और इसके डायग्राम के बारे में देखिए। इसके डायग्राम के बारे में कुछ खास बात है। इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है और इस शेप को बच्चे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, हिंदी आयताकार परिविलय बोलते हैं इस शेप को। क्या खास बात है इस शेप में? देखो इस शेप में खास बात यह है कि जितने भी आयत बने, एक आयत ये बना है ना, और एक आयत ये बना है, इन दोनों आयतों का एक ये भी बना है, इन सब का जो एरिया होगा वो सेम होगा। ध्यान रखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, यूनिटरी इलास्टिसिटी का ग्राफ पहचानने को आता है इकाई के बराबर, और बच्चे इस वाले को यूनिटरी बोल के आ जाते हैं। नहीं बेटा, ये गलत है। जब भी यूनिटरी इलास्टिसिटी बनेगी इकाई के बराबर, तो डिमांड कर्व कैसा होगा, मांग वक्र कैसा होगा? इस तरीके का, जैसा कि आईसी वक्र दिखता है ना आपको, वैसा होगा, आयताकार परिविलय। ये है ईडी इक्वल टू 1, इकाई के बराबर। और खास बात आप सबको पता चल चुकी है कि इसमें क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन Q1 इंटू 100 बराबर होगा डेल्टा पी अपॉन P1 इंटू 100 के। कहने का मतलब बच्चे, एक सेकेंड देना मुझे, डेल्टा क्यू अपॉन में Q इंटू 100 बराबर होगा डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 के। ठीक है, ये किस में होता है? यूनिटरी वाले में, ईडी इक्वल टू 1 वाले में। अगर ईडी ग्रेटर देन 1 है तो क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन Q इंटू 100 ग्रेटर देन होगा डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 से। ठीक है, उसके बाद अगर ईडी लेस देन 1 है तो क्या होता है? डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 लेस देन होता है डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 से। ठीक है, उसके बाद जो आपका वो था ईडी इनफिनाइट, इसमें क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, इसकी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, लेकिन डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू 100 बराबर 0 होता है, मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा। और जो ईडी इज इक्वल टू 0 होता है, उसमें क्या होता है बच्चा? परफेक्टली इनइलास्टिक, पूर्णतः बेलोचदार में क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, ये 0 होता है, और लगातार बस कौन बदल रहा होता है? डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, इसमें लगातार चेंज आ रहा है। मतलब याद रखें, परफेक्टली इलास्टिक पूर्णतः लोचदार में क्या हो रहा है? डिमांड बार बार बदल रहा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं। और परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या है कि डिमांड में कोई चेंज नहीं, प्राइस बार बार बदल रहा है। यूनिटरी में क्या है? दोनों में बराबर चेंज। हाईली इलास्टिक, अधिक लोचदार में क्या है? डिमांड में ज्यादा चेंज, प्राइस में कम चेंज। और लेस इलास्टिक में क्या है? डिमांड में कम और प्राइस में ज्यादा। तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और आपने ये देखा कि यूनिटरी जब भी बोलेगा तो उसका डायग्राम कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस शेप का बनेगा। यूनिटरी कभी भी वो बोलेगा तो डायग्राम बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार परिविलय, अगर इकाई के बराबर वो बोल दे। कर लो बच्चा स्क्रीनशॉट। अब है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार 1 नंबर का पूछा गया, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा था कि चपटा वक्र अधिक लोचदार होता है। चपटा मतलब जो फ्लैटर कर्व होगा वो अधिक लोचदार होगा। यहां पे 2 कर्व बने हुए डिमांड कर्व, एक ये है, एक डिमांड कर्व ये है आपका, और दूसरा डिमांड कर्व ये है। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो इन दोनों डिमांड कर्व में जो ये वाला डिमांड कर्व वो ज्यादा चपटा है ना? क्या है? एक डिमांड कर्व आपका ये गया और एक ये गया, तो ये है आपका D1,
ये है आपका डी, और डी ज्यादा चपटा है, ज्यादा फ्लैटर है, तो डी की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। मतलब डी वाले डिमांड कर्व में प्राइस से ज्यादा परसेंटेज चेंज किस में आ रहा होगा, डिमांड में। और जो D1 है इसमें प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है और डिमांड में कम चेंज हो रहा है। कहने का मतलब कि डिमांड कर्व जितना ज्यादा चपटा होगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे मैं एक और डायग्राम दिखाता हूं आपको, ये देखो, ये देखो बच्चा, ये है D1, D2, D3, D4, D5। बताओ सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसकी है? तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे सब ज्यादा इलास्टिसिटी किसकी होगी, D5 की होगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा चपटा, चपटा मतलब फ्लैटर है, ठीक है। और D1 और D2, सबसे कम D1 की, फिर D2 की, फिर D3, D4 और सबसे ज्यादा किसकी, तो D5 की। जो जितना चपटा होता है उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें प्राइस की तुलना में डिमांड में उतना ज्यादा चेंज आ रहा होता है। तो ये 1 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन है आपके पास कि भाई मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट डालते हैं। देखो बच्चा, आप ये क्लियर रखो कि कभी भी अगर एग्जामिनर पूछेगा कि बता इस चीज की इलास्टिसिटी कैसी है, तो आपको 3 वर्ड नहीं बोलने। ईडी इनफिनाइट मतलब परफेक्टली इलास्टिक, ये वाला नहीं बताना। ईडी 0 परफेक्टली इनइलास्टिक पूर्णतः बेलोचदार, ये भी नहीं बताना। और ईडी इक्वल टू 1 यूनिटरी इकाई के बराबर, ये भी नहीं बताना। तो कभी भी किसी भी चीज की इलास्टिसिटी अगर बतानी है तो 2 ही बतानी है आपको, याद रखें आप। एक तो बोलना है, या तो बोलना है आपको हाईली इलास्टिक अधिक लोचदार या लोचदार, और दूसरा बोलना है लेस इलास्टिक कम लोचदार या फिर बेलोचदार, ठीक है। तो यही दोनों बताने, वो तीनों किसी के नहीं बताने। तो कभी भी मैं आपके आगे कोई भी चीज रखूंगा और कहूंगा कि बच्चा ये बताओ कि इस चीज की मांग लोच कैसी होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी, तो या तो आपको बोलना है कि लोचदार मतलब इलास्टिक, या हाईली इलास्टिक बोल दो, और कम लोचदार मतलब कि इनइलास्टिक। यही 2 बताने हैं। कैसे बताने हैं? देखो बहुत सीधा सा मेरा एक तरीका है, मैं ये देखता हूं कि किसी भी चीज की इलास्टिसिटी कितनी होगी वो डिपेंड करती है कि कंज्यूमर उसके प्राइस को कितना सोचता है। अगर कोई चीज ऐसी है जिसके प्राइस को कंज्यूमर ज्यादा नहीं सोचेगा, ज्यादा प्राइस असर नहीं डालेगा, तो मैं बोलूंगा कम लोचदार या फिर बेलोचदार, लेस इलास्टिक और इनइलास्टिक, ठीक है। और अगर कोई चीज ऐसी है जिसका प्राइस कंज्यूमर को बहुत असर डालता है, कंज्यूमर उस चीज के प्राइस के बारे में बहुत सोचेगा, तो मैं बोलूंगा कि इस चीज की डिमांड जो है, डिमांड की जो इलास्टिसिटी है वो हाई इलास्टिक है, अधिक लोचदार है। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूं एक एक करके। देखो कई सारे पॉइंट है हमारे पास और इनमें से कोई भी एक आपके एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। सबसे पहले देखो क्या है, वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ कॉमोडिटी। चलो आप मुझे बताओ कोई अनिवार्य वस्तु है, अनिवार्य वस्तु नेसेसिटी गुड्स, जैसे अनाज है, सब्जी है, दवाई है, आप इसके प्राइस को बहुत सोचोगे या कम सोचोगे? तो ऑब्वियस सी बात है अनिवार्य वस्तु है। कोरोना में ये सब महंगा हो गया था, तो क्या तुमने लेना बंद कर दिया? लेना पड़ रहा था ना, इसका प्राइस हमें ज्यादा असर नहीं डाल पाता है ना। तो अनिवार्य वस्तु की जो लोच होती है वो देखो क्या लिखा है, बेलोचदार होती है, मतलब इनइलास्टिक होती है या कम लोचदार होती है। वहीं पे देखो आरामदायक वस्तु मतलब कि लग्जूरियस गुड्स, विलासिता की चीजें, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, महंगी गाड़ियां हो गई, तो इसके प्राइस को कंज्यूमर बहुत सोचता है ना। जैसे फ्रिज बोला, इन्होंने पंखा बोला, इसके प्राइस को बहुत सोचता है। तो क्या कह रहे हैं कि सामान्यतः लोचदार मतलब कि इलास्टिक डिमांड है, लोचदार है। अनिवार्य वस्तु में हमने क्या बोला, विलासिता की चीजें भी इसी में आ जाएंगी बेटा। अनिवार्य वस्तु में हमने क्या बोला, बेलोचदार, इनइलास्टिक। क्यों? क्योंकि प्राइस को कंज्यूमर ज्यादा नहीं सोचेगा, अनिवार्य चीज है, लेना पड़ेगा। और जो आरामदायक चीजें हैं उसके बारे में कंज्यूमर प्राइस को सोचेगा, क्योंकि ये अनिवार्य नहीं है, जीवन में ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, तो इसलिए कंज्यूमर प्राइस को सोचेगा। तो बस यही देखना है, प्राइस को आप बहुत सोच रहे हो तो क्या होगा, कैसा हो जाएगा, लोचदार, इलास्टिक। और कम सोच रहे हो तो क्या हो जाएगा, बेलोचदार। ऐसे देखो अगली चीज पे पहुंचो, देखो क्या बनाया हमने पॉइंट, स्थानापन्न की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड गुड्स। कोई वस्तु है जिसका प्रतिस्थापन मिलता है या नहीं मिलता। देखो अगर कोई चीज ऐसी है जिसका प्रतिस्थापन नहीं मिलता है, आपको उसकी जैसी चीज मिलेगी ही नहीं, तो आपको तो लेना पड़ेगा ना, आप प्राइस के बारे में ज्यादा नहीं सोचोगे, तो बेलोचदार या कम लोचदार मांग, लेस इलास्टिक। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है
जिसके बाजार में कई सारे प्रतिस्थापन है, कई सारे सब्स्टिट्यूशन है, मतलब उसकी जैसी और भी चीजें हैं, तो फिर आप इसके प्राइस को जरूर सोचोगे, क्योंकि आपके पास दूसरे ऑप्शन है ना। तो क्या हो जाएगा, लोचदार हो जाएगा, मतलब इलास्टिक हो जाएगा। देखो, बहुत बड़ी संख्या में स्थानापन्न होने वाली किसी वस्तु की मांग अधिक लोचदार होती है। ठीक है, अगर कोई चीज ऐसा है जिसका सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन बाजार में बहुत है, मतलब उसकी जैसी चीजें और भी बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, तो फिर क्या होगा, अधिक लोचदार, मोर इलास्टिक, क्योंकि आप उसके प्राइस को सोचोगे। और अगर इसका उल्टा समझ लो कि अगर जो है प्रतिस्थापन नहीं है, इस प्रकार निकटतम प्रतिस्थापन की उपलब्धता मांग की कीमत को परिवर्तित करती है। मतलब मान लो कोई चीज ऐसी है जिसका प्रतिस्थापन नहीं है, आसानी से मिलता ही नहीं है, ठीक है, तो उसकी कीमत आपको ज्यादा प्रभावित नहीं करने वाली है, कम लोचदार या बेलोचदार आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो अगला देखो क्या है, आय का स्तर। सोच के बोलना भाई, अगर कंज्यूमर का इनकम हाई है, कंज्यूमर बहुत कमाता है, इनकम लेवल वेरी हाई है, तो बताइए क्या वो किसी चीज को खरीदने से पहले उसके प्राइस को बहुत सोचेगा? कोई मतलब ही नहीं है। इनकम लेवल हाई है तो वो तो ले ही लेगा ना चीज को। तो रिच कंज्यूमर के लिए, ऐसे कंज्यूमर जिनकी इनकम ज्यादा है, ऐसे कंज्यूमर के लिए किसी भी चीज की जो लोच होती है, इलास्टिसिटी होती है, वो लेस इलास्टिक, कम लोचदार होती है। ठीक है, और अगर कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता गरीब है, तो फिर तो वो किसी भी चीज को लेने से पहले 1000 बार सोचेगा, उसके प्राइस को वो सोचेगा, है ना। तो गरीब कंज्यूमर है, जिस कंज्यूमर की इनकम कम है, तो उसके लिए किसी भी चीज की इलास्टिसिटी हाई होती है, अधिक लोचदार होती है। आप पॉइंट को पढ़ लेना, मैंने आपको बात समझा दी है। अगला, कीमत स्तर, प्राइस लेवल। जो चीज आप लेने जा रहे हो उसका प्राइस क्या है। सपोज करो आप माचिस लेने जा रहे हो, तो माचिस सस्ती मिलती है आपको, तो उसका प्राइस आप ज्यादा नहीं सोचते। जैसे मान लो आप सुई लेने जा रहे हो, तो वो भी सस्ती मिलती है, तो उसके प्राइस को भी आप ज्यादा नहीं सोचते हो, है ना। तो ऐसी चीजों की मांग क्या होती है, कम लोचदार। लेकिन मान लो कोई महंगी चीज लेने जा रहे हो, सपोज घर लेने जा रहे हो, गाड़ी लेने जा रहे हो, टीवी लेने जा रहे हो, एसी लेने जा रहे हो, है ना, तो ये महंगी चीजें, तो इनके प्राइस को कंज्यूमर बहुत सोचता है ना, तो मोर इलास्टिक, अधिक लोचदार। तो आप इस पॉइंट को भी देख लो। उसके बाद इनमें से कोई ना कोई एक पॉइंट पूछा जाने वाला है आपसे एग्जाम में। उसके बाद अगला है आपके पास उपभोग का स्थगन, पोस्टपोनमेंट। क्या आप जो चीज लेने जा रहे हो, क्या आप उसके उपभोग को पोस्टपोनमेंट कर सकते हो, स्थगित कर सकते हो? अगर कोई ऐसी चीज है जिसके उपयोग को आप टाल सकते हो कि चलो अभी नहीं, बाद में ले लेंगे, है ना, तो ऐसी चीजों की लोच मोर इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, अधिक लोचदार होती है। क्यों? क्योंकि देखो, आपने क्यों टाला, क्योंकि आपको प्राइस सोचना पड़ रहा है ना, क्योंकि आपको महंगा लग रहा होगा, या आपको लग रहा होगा अभी जरूरत नहीं है, चल कोई नहीं, अभी महंगा है, अभी नहीं लेता, बाद में ले लूंगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसके उपयोग को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, आपको लेना ही पड़ेगा, ज्यादा लंबे समय तक उसके उपयोग को टाला नहीं जा सकता, तो ऐसी चीजों की जो मांग होती है, जो डिमांड होती है, वो लेस इलास्टिक होती है। आप बहुत सिंपल सा फंडा पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जहां पे हमें प्राइस बहुत सोचना पड़ रहा है, वहां पे अधिक लोचदार या लोचदार वर्ड यूज कर लो, और जहां पे आपको प्राइस ज्यादा असर नहीं डाल रहा, वहां पे कम लोचदार या बेलोचदार वर्ड आप यूज कर लोगे। ठीक है, चलो, तो यहां पे क्या है, अगर पोस्टपोन्ड हो सकता है, उपयोग को टाला जा सकता है, तो लोचदार है, और अगर नहीं टाला जा सकता तो फिर क्या है, फिर बेलोचदार है। अगला, विभिन्न उपयोग, डिफरेंट यूजेस, नंबर ऑफ यूजेस। अगर कोई चीज ऐसी है जो सिंगल उपयोग की वस्तु है, तो फिर तो आप ले ही लोगे, तो कम लोचदार। और अगर कोई चीज ऐसी है जिसके विभिन्न उपयोग है, जैसे बिजली हो गया, तो इसके कई सारे उपयोग हैं, तो सस्ता है तो हम ज्यादा उपयोग करते हैं, महंगा है तो हम कम उपयोग करते हैं, मतलब अधिक लोचदार। जिस चीज के विभिन्न उपयोग हैं उसकी कीमत को हम सोचते हैं, है ना, सोचते हैं कि भाई सस्ता है तो ज्यादा उपयोग कर लेंगे, महंगा है तो कम करेंगे। लेकिन जो सिंगल यूज वाला चीज है, जिसका हम मतलब कई सारी जगहों पे यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसकी कीमत हमें ज्यादा असर नहीं डालती है। जैसे सपोज मैं पढ़ाने के टाइम जो इंक यूज करता हूं, जो मार्कर में डालता हूं, उसका सिंगल यूज है कि भैया पढ़ाने के टाइम उसका यूज होगा, तो उसका प्राइस मुझे ज्यादा असर नहीं डालता है। लेकिन वहीं पे बिजली का प्राइस, दूध का प्राइस, ये मुझे ज्यादा असर डालता है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे उपयोग हैं। ठीक है, तो याद रखो, जिसका एक उपयोग है वो कम लोचदार, जिसके बहुत उपयोग है वो अधिक लोचदार। अगली बात है आपके पास, अगली बात है आपके पास कुल व्यय में हिस्सा। जो चीज आप खरीद रहे हो उस पर आप अपनी इनकम का कितना हिस्सा खर्च कर रहे हो।
भाई अगर किसी चीज पे इनकम का छोटा सा हिस्सा खर्च हो रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया सुई पे, माचिस पे, है ना, तो वो चीज की मांग कम लोचदार होगी, आप ज्यादा सोचोगे नहीं। और अगर किसी चीज पे इनकम का बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है, जैसे दवाई पे, कपड़ों पे, पढ़ाई पे, तो इन चीजों की जो मांग है वो अधिक लोचदार होगी, मोर इलास्टिक होगी। उसके बाद अगला पॉइंट है आपके पास समय अवधि। समय अवधि का मतलब है टाइम पीरियड। अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको छोटे समय में चाहिए तो फिर तो भैया चाहिए ना, फिर उसके प्राइस को हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, तो फिर वो लेस इलास्टिक, कम लोचदार हो जाएगा। और अगर कोई चीज ऐसी है जो हमें लंबे समय अवधि में चाहिए, आराम से हम ले सकते हैं, तो ऐसी चीजों की कीमत के बारे में हम सोचेंगे, मोर इलास्टिक, अधिक लोचदार हो जाएगा। देख लो आप, छोटे समय में चाहिए तो फिर तो लेना ही पड़ेगा जल्दी, तो प्राइस के बारे में सोचने का तो वक्त ही नहीं है, तो कम लोचदार, लेस इलास्टिक। और लंबे समय में चाहिए तो आराम से हम उसकी कीमत के बारे में सोच समझ के लेंगे, तो मोर इलास्टिक, अधिक लोचदार। ठीक है, चलिए बच्चा, अब है आपके पास आदत, हैबिट। एक लास्ट पॉइंट है आपके पास, हैबिट, आदत। अगर कंज्यूमर को किसी चीज की आदत पड़ी है तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है कि वो चीज कितने की है, वो कितने की भी होगी वो ले ही लेगा, तो लेस इलास्टिक, कम लोचदार। और अगर कंज्यूमर को आदत नहीं है तो उस चीज की कीमत के बारे में वो जरूर सोचेगा, अधिक लोचदार, मोर इलास्टिक। तो बच्चों ये 9 पॉइंट्स थे। हर पॉइंट में एक ही चीज हमने सोचा है कि अगर प्राइस हमें असर डाल रहा है तो अधिक लोचदार, और हम ज्यादा प्राइस को नहीं सोच रहे तो कम लोचदार या बेलोचदार। ठीक है, इंग्लिश लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक। ठीक है, और अगर असर डाल रहा है प्राइस तो फिर हम क्या बोल रहे हैं, मोर इलास्टिक, अधिक लोचदार। चलिए, अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके पास, एक बारी देख लो। देखो, एक क्वेश्चन हमने ये लिया है आपके लिए, फॉर्मूला उम्मीद है आप सबको पता है। क्वेश्चन क्या है, देखो, कह रहा है जब एक वस्तु की कीमत 5 रुपए से गिरकर 3 रुपए हो जाती है तो इसकी मांग 40% से बढ़ जाती है। बच्चे फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ईडी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 अपॉन में डेल्टा पी, पी इंटू 100। बेटा ये है कीमत में परिवर्तन, ये है मांग में परिवर्तन, साथ में फॉर्मूले के साथ माइनस का साइन। देखो बेटा क्या कह रहा है, इसकी मांग 40% से बढ़ जाती है, तो मतलब कि मांग का प्रतिशत परिवर्तन हमें पता है 40%। हमें क्या नहीं पता, कीमत का, कीमत का परिवर्तन हम निकाल लेते हैं। देखो पहले कीमत क्या थी, प्राइस पहले क्या था, 5 रुपए से गिर के 3 हो गया, है ना, तो ये P था, ये P1 था, तो कितने का चेंज आया, -2 अपॉन में P क्या है 5 इंटू में 100, इससे आप काटो 20 माइनस का 40%, है ना, तो प्राइस में कितना चेंज है बच्चे, माइनस का 40%। फॉर्मूले वाला माइनस याद है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, 40/40 हमारा आंसर 1 आएगा। लेकिन हम कभी भी आंसर ऐसे नहीं लिखेंगे, हम आंसर को इस तरीके से लिखेंगे कि भाई हमारा आंसर क्या आया, 1 आया, माइनस में आया। ठीक है, और जब 1 आया तो मांग इकाई के लोच के बराबर है। देखो अगर 1 आएगा तो यूनिटरी इलास्टिसिटी इकाई के बराबर, 1 से बड़ा आएगा तो अधिक लोचदार हाईली इलास्टिक, 1 से छोटा आएगा तो कम लोचदार। ये लो जी, बताओ ठीक है, क्वेश्चन सबको स्क्रीनशॉट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, देखो जरा, मांग की कीमत लोच की गणना कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि ये प्राइस गिवन है, कीमत, और बच्चों को लगता है ये मात्रा, डिमांड गिवन है, लेकिन देखो क्या लिखा है, कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है बच्चा। तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करके क्वांटिटी, मात्रा निकालनी होगी। देखो 5 रुपए की चीज है और आप 500 रुपए खर्च कर रहे हो, तो बताओ आपने इसकी कितनी मात्रा खरीदी होगी, तो 500 डिवाइड बाय 5 मतलब 100। 6 रुपए की चीज है, आप 720 रुपए खर्च कर रहे हो, तो बताओ आपने इसकी कितनी मात्रा खरीदी होगी, बोलो। 720 नहीं, सॉरी क्लास, 420 रुपए खर्च कर रहे हो, है ना, तो कितनी, 70 ना, 70 यूनिट आपने खरीदे होंगे, 70 इकाई आपने इसकी खरीदी होगी। तो अब आप देखो, आपको कीमत और मात्रा दोनों पता है, और अब आप इसका मांग का लोच निकालना है आपको। जरा देखो क्या है, सबसे पहले मात्रा में परिवर्तन, कितना है मात्रा में परिवर्तन, माइनस का 30 अपॉन में शुरू में मात्रा कितनी थी 100 और फॉर्मूले वाला 100, अपॉन में आ जाओ कीमत में परिवर्तन 1 बटे में प्रारंभिक कीमत क्या थी 5 इंटू में 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, फॉर्मूले वाला माइनस यहाँ पे है, ये 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे और इसका यहाँ पे, माइनस 5 का ऊपर करोगे तो माइनस का 150, और अपॉन में क्या है आपके पास, अपॉन में है आपके पास 100 है आपके पास अपॉन में, है ना, ये देखो ना, इसका मल्टीप्लाई इससे तो, और अपॉन में 100 है,
माइनस से माइनस ये कट जाएगा, 150 बटे में 100 है ना, 1.5 ईडी बराबर माइनस का साइन फॉर्मूले वाला 1.5, ठीक है। और आंसर क्या है आप बताओगे? यूनिटरी इलास्टिसिटी 1 के बराबर या हाईली इलास्टिक, 1 से अधिक लोचदार या 1 से कम लेस इलास्टिक। तो आप सबको दिख रहा है आंसर 1.5 है, तो 1 से अधिक लोचदार है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था और एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। स्क्रीनशॉट करो इसको भी, फिर एक और क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, एक वस्तु की कीमत 2 रुपए से बढ़ने से इसकी मांग 240 इकाई से गिर जाती है। यदि 20 रुपए की कीमत पर प्रारंभिक मांग 300 थी तो मांग की लोच ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना क्या है, पहले कीमत क्या थी इसकी, प्राइस और डिमांड। पहले प्राइस क्या था 20 रुपए, तो डिमांड कितनी थी 300। फिर क्या हुआ बेटा, एक वस्तु की कीमत 2 रुपए से बढ़ गई, मतलब प्राइस क्या हो गया 22, 20 से 22, तो इसकी मांग 240 इकाई से गिर जाती है। तो इसकी डिमांड कितने से गिर गई, 240 इकाई से गिर गई, मतलब 240 हो गई। कह रहा है मांग की लोच निकालो। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, करो जरा सॉल्व करो, बताओ मुझे मात्रा में कितना परिवर्तन आया, -60 है ना, बटे में प्रारंभिक मात्रा कितनी थी 300, इंटू में फॉर्मूले वाला 100, अपॉन में आ जाओ, कीमत में परिवर्तन देखो 2, प्रारंभिक कीमत क्या थी 20, इंटू में फॉर्मूले वाला 100, और यहां पे फॉर्मूले वाला माइनस, ये कैंसिल, इस माइनस को ये कैंसिल कर देगा। क्या बचा आपके पास, 0 से 0 भी कैंसिल कर लो, है ना, ये 2 है ना आपका, ये काट के 1/10 हो गया, ये काट के 6 को इससे काटोगे 1/5 हो गया, तो बचा आपके पास 1/5 अपॉन में 1/10, ये 10 का मल्टीप्लाई यहां, इसका यहां पे, तो क्या हो गया आपके पास 10/5, काट दो इसको 2, है ना। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -2, है ना। और कैसी लोच है इसकी, इकाई से कम या इकाई से ज्यादा या फिर इकाई के बराबर। तो आप देखो आंसर 1 से बड़ा है ना, तो इकाई से अधिक, मतलब हाईली इलास्टिक, अधिक लोचदार मांग। स्क्रीनशॉट कर लें आप इस क्वेश्चन को भी, कर लिया बच्चों। चलो आगे एक क्वेश्चन और, बस आखिरी, ध्यान देना इस पे क्या लिखा हुआ है इस वाले क्वेश्चन में। देखो क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक उपभोक्ता 5 रुपए प्रति इकाई की कीमत पर वस्तु की 80 इकाइयां खरीदता था, ठीक है। माना कि मांग की कीमत लोच -2 है, तो किस कीमत पर वो 64 इकाइयां खरीदेगा, ठीक है। देखो क्या है, प्राइस डिमांड, पहले क्या था, कीमत थी 5 रुपए, तो वो 80 खरीदता था। अब कह रहा है कि बताओ किस प्राइस पर वो 64 खरीदेगा अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, -2 है। आप बड़ा फॉर्मूला भी लगा लो, छोटा लगा लो, जो करना है। इस बार मैं आपको छोटे वाले फॉर्मूले से करके दिखाता हूं। देखो क्या था फॉर्मूला था ईडी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये आपका फॉर्मूला था, है ना, ये था ना फॉर्मूला आपका। अब देखो यहां पे साथ में माइनस का साइन भी था। ईडी आपको पता है, कितना पता है ईडी, -2 इज इक्वल टू फॉर्मूले वाला माइनस डेल्टा क्यू, मात्रा में परिवर्तन 80 से 64, आप सबको पता है 16 का परिवर्तन आया मात्रा में। कीमत में परिवर्तन हमें नहीं पता, डेल्टा पी ऐसे कैसे ही, अपॉन में पी, पहले पी क्या था, प्राइस क्या था पहले 5, और मात्रा क्या थी पहले 80, देखा आपने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। पहली बात तो ये माइनस आपस में कट जाएंगे, दूसरी बात जब आप 5 से काटोगे तो ये 16 आ जाएगा, फिर 16 से आप इसको भी काट सकते हो, तो 2 बराबर फॉर्मूले वाला माइनस वो रहता ही है अपॉन में डेल्टा पी, ठीक है। अब क्या होगा आप जरा बताओ मुझे, डेल्टा पी बराबर 1 के बटे में 2, बेटा ये डेल्टा पी को मैं उस तरफ ले गया और 2 जो है वो अपॉन में आ गया, ठीक है। चलो अब इसको करो, डेल्टा पी बराबर क्या हो गया, डेल्टा पी बराबर 0.5 आ गया, मतलब कि हमें पता है कि प्राइस में कितने का चेंज आया है, प्राइस में चेंज आया है 50 पैसे का, 0.5 का चेंज प्राइस में आया है। अब इस बात को समझो, देखो हमें पता है कि मांग घटी है, और सब बताओ मुझे, अगर मांग घटी है, अगर डिमांड कम हुआ है, तो पक्की बात है प्राइस क्या हो गया होगा, डिमांड कम हुआ है तो प्राइस क्या हो गया होगा बच्चों, प्राइस बढ़ गया होगा। तो अब आप मुझे बताओ, पहले प्राइस 5 था और 0.5 का चेंज आया, तो अब नया प्राइस बढ़ के क्या हो गया होगा, 5 जमा 0.5, है ना, तो क्या हो जाएगा 5.5। तो ये है आपके
मांग के लोच का एक और न्यूमेरिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो, हटा दो। चलो बच्चों, अब हमारे पास क्या आपके लिए कुछ और क्वेश्चन है? नहीं बेटा, अब हमारे पास आपके लिए और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये था आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, जिसे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहां से आराम से अपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो 3, 4, 5 नंबर आएंगे उसको आप कवर कर सकते हो। एक 3 नंबर का न्यूमेरिकल तो होगा ही होगा, 4 का भी दे सकते हैं उसे, और 1-2 नंबर का थ्योरी पोर्शन। तो उम्मीद है आप इसे देखोगे, प्रैक्टिस करोगे और अपने दोस्त लोगों को, फ्रेंड्स को शेयर करोगे। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय श्री राम।